आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट का वन शॉट, जिसके अंदर हम लोग एक बार फिर से बिजनेस एनवायरनमेंट को रिवाइज कर रहे हैं। हमारे पास बिजनेस एनवायरनमेंट एक बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है, बहुत इजी चैप्टर है। जो हमारा पार्ट ए है, पार्ट ए के 2 चैप्टर ऐसे हैं जो बहुत इजी है, बिजनेस एनवायरनमेंट और कंट्रोलिंग, ठीक है, सबसे छोटे दोनों चैप्टर्स हैं ये। अगर हम चैप्टर नंबर 3 तक कर लेते हैं अब, यानी कि स्टार्टिंग के 3 चैप्टर्स अगर हम कर लेते हैं तो 16 मार्क्स तक को हम कवर कर पाएंगे 80 में से। 80 में से 16 मार्क्स के हमारे ये 3 चैप्टर आते हैं, 1, 2, 3, ठीक है। जहां पर हमने देखा कि चैप्टर नंबर 1 6 to 7 मार्क्स कवर कर रहा है और वहीं पे हमारा चैप्टर नंबर 2 6 to 7 मार्क्स कवर कर रहा है। इसका मतलब इस चैप्टर की वेटेज 3 से 4 नंबर तक की रहेगी लगभग। हो सकता है 6 नंबर में आ जाए, वैसे 6 नंबर में कभी इसका क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, तो अब मान के चलो कि 3 से 4 नंबर तक आपको ये वाला चैप्टर देखने को मिलेगा, ठीक। तो अब इसके अंदर बेसिकली 4 ही मेन टॉपिक है यहाँ पर हमारे पास। एक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, सेकंड इज इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एंड डीमोनेटाइजेशन का एक कॉन्सेप्ट है जो हमें पढ़ना है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। फीचर्स से भी पहले मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट समझ लें। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज बिजनेस एनवायरनमेंट। देखो, बिजनेस एनवायरनमेंट को बोला जाता है कि एनवायरनमेंट, जब भी हम बोलते हैं वर्ड एनवायरनमेंट, तो हम कहते हैं ना कि हमारी सराउंडिंग, और हमारी सराउंडिंग हमें बहुत अलग अलग तरीके से अफेक्ट करती है। अब जैसे कि समर चली गई है, विंटर्स आ गई हैं, तो जैसी विंटर्स आई तो हम भी तो विंटर क्लोथ्स में आ गए ना। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी को वो जो विंटर है वो अफेक्ट कर रही है, वो जो एनवायरनमेंट है, वो जो क्लाइमेट है वो अफेक्ट कर रहा है, तो हम खुद को उस चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ना। इसी तरीके से हमारा बिजनेस भी तो बाहर काम करता है, और जब हमारा बिजनेस बाहर काम करता है तो उसके साथ भी बहुत सारे लोग इंटरेक्ट करते हैं, उसको भी बहुत सारी चीजों के साथ डील करना पड़ता है जो उसकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करती है। सो बिजनेस एनवायरनमेंट सम टोटल है उन सभी एक्सटर्नल फोर्सेस का। एक्सटर्नल फोर्सेस मतलब जो बिजनेस से जुड़े हैं लेकिन बिजनेस के कंट्रोल में नहीं है, जैसे कि कॉम्पिटिटर्स, कस्टमर्स, सप्लायर, टेक्नोलॉजी का चेंज हो जाना, गवर्नमेंट की पॉलिसी का चेंज होना, कस्टमर के प्रेफरेंस का चेंज हो जाना, ये सभी बिजनेस के कंट्रोल से तो बाहर है, बट कहीं ना कहीं ये बिजनेस की परफॉर्मेंस को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। सो दिस इज बिजनेस एनवायरनमेंट। तब मीनिंग के बाद अब हम पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, जिसके अंदर हमें याद करना होगा CUS DIRT। CUS DIRT या एक और है इसका एक्रोनिम सिट कर्ड, ठीक है। तो जो भी आपको इजी लगे आप उसे याद कर सकते हो। तो C से हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी, U है अनसर्टेनिटी, S है हमारे पास स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, D से हमारे पास डायनामिक, I से है इंटररिलेटेडनेस, R है रिलेटिविटी और T है टोटालिटी ऑफ द एक्सटर्नल फोर्सेस। सबसे पहले बात करते हैं कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है? सिंपल, डिफिकल्ट। बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ना कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट में कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका इंपैक्ट स्टडी करना इतना आसान नहीं है। आप एक डायमेंशन को पढ़ोगे तो दूसरे डायमेंशन में चेंजेस आ जाते हैं। तो बिजनेस एनवायरनमेंट को अगर आप सोचो कि एक साथ इन टोटल पढ़ लो तो बहुत मुश्किल है। आपको हर एक एलिमेंट्स को पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ना पड़ेगा और हर एक एलिमेंट का इंपैक्ट जानना होगा कि उसका हमारे बिजनेस की परफॉर्मेंस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। सेकेंड, अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है अनप्रिडिक्टेबल, ऐसी चीज जो बिल्कुल हटके हो रही है, जिसके बारे में हम सोच नहीं रहे हैं, अचानक से कुछ हो गया है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट को बोला गया कि वो बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल होता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट में। देखो, मैं 3 फीचर्स आपको ऐसे बताऊंगी जो थोड़े से एक जैसे लगते हैं, जब वो केस स्टडी में आते हैं तो बच्चा उनको गलत कर देता है, और वो 3 ऑप्शन में जरूर होते हैं। फिर कौन कौन से वो 3? अनसर्टेनिटी, डायनामिक और रिलेटिविटी। तो मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे पहचानने हैं ये। तो पहले मैंने आपको अनसर्टेनिटी के बारे में तो ये बोला कि अनसर्टेनिटी का मतलब होता है एक ऐसा इवेंट जिसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हम, ठीक है। अचानक से कुछ हटके हो गया हमारे बिजनेस के अंदर। स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, 2 तरीके के फोर्सेस से बना है हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट, स्पेसिफिक और जनरल। स्पेसिफिक का मतलब होता है ऐसे एलिमेंट्स बिजनेस के जो हमारी बिजनेस परफॉर्मेंस को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, जैसे कि कस्टमर्स। कस्टमर का 100 से 1000 हो जाना और 1000 से 100 हो जाना एकदम इंपैक्ट करेगा। किसी सप्लायर का हमें रॉ मटेरियल देने से इनकार कर देना एकदम अफेक्ट करेगा। गवर्नमेंट का एक नेगेटिव एटीट्यूड हो जाना हमारे बिजनेस के लिए एकदम इंपैक्ट करेगा। तो ये ऐसे चीजें हैं, ऐसे फोर्सेस हैं जो हमारे बिजनेस को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। वहीं पे जनरल फोर्सेस ऐसे फोर्सेस होते हैं जो इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, जो ये है।
ये हमारे जनरल फोर्सेस के टाइप्स है, जिसके अंदर लीगल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल और टेक्नोलॉजिकल। देखो इनका इंपैक्ट जनरली सभी बिजनेसेस पे पड़ेगा ना उस इंडस्ट्री के, बट अगर किसी एक पर्टिकुलर बिजनेस के कस्टमर 100 से 1000 हो गए तो वो सिर्फ उसकी बिजनेस परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर रहा है ना डायरेक्टली। बट अगर लीगल एनवायरनमेंट में चेंज होता है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में चेंज होता है, तो जितने भी बिजनेसेस ऑपरेट कर रहे होंगे सब पे इफेक्ट आएगा, उस पे भी आएगा और बाकी सब पे भी आएगा, तो वो इनडायरेक्टली इफेक्ट कर रहा है। ठीक है। डायनामिक, डायनामिक का मतलब हमेशा चेंज से होता है। जब भी हम डायनामिक की बात करते हैं तो डायनामिक का मतलब होता है चेंज। हमारा एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस में चेंज की बात हो रही होती है। डायनामिक का मतलब ये नहीं कि कुछ हटके हो गया, नहीं, ऑलरेडी आप काम कर रहे हो बट उस काम को करते करते कुछ चेंजेस आपको इंट्रोड्यूस करने पड़ रहे हैं एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस में, उसे डायनामिक कहते हैं। ठीक है। उसके बाद इंटर रिलेटेडनेस, यानी कि आपस में कुछ रिलेशन है। जितने भी एलिमेंट्स है ना बिजनेस एनवायरनमेंट्स के जो हम पढ़ेंगे, इनका आपस में एक रिलेशन है, एक का इंपैक्ट दूसरे पर भी पड़ता है। यानी कि अगर एक एनवायरनमेंट में चेंज आता है तो उसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं दूसरे एनवायरनमेंट पे भी पड़ता है। जिसका सिंपल सा एग्जांपल हम एक ही याद रखते हैं कि हेल्थ अवेयरनेस आ जाने की वजह से आजकल बहुत ज्यादा जिम प्रोडक्ट्स इनकी डिमांड बढ़ने लग गई है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे सोशल ट्रेंड आ रही है और सोशल ट्रेंड कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी को भी अफेक्ट करता है। ठीक है। उसके बाद रिलेटिविटी, रिलेटिव यानी कि कहीं ना कहीं हमसे जुड़ा है। हम कहते नहीं हमारा रिलेटिव है, रिलेटिव क्यों कहते हो? क्योंकि वो आपसे जुड़ा है ना किसी ना किसी रिश्ते से। इसी तरीके से जब आप बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करते हो, उसमें रिलेटिविटी की बात कर रहे हो, तो बिजनेस एनवायरनमेंट एक रिश्ते की भी बात करता है कि हर कंट्री टू कंट्री, हर रीजन टू रीजन बिजनेस एनवायरनमेंट अलग होता है। जरूरी नहीं है जैसा बिजनेस एनवायरनमेंट इंडिया का है वैसा ही बिजनेस एनवायरनमेंट हमें यूएस का भी देखने को मिले, वही हमें जापान का भी देखने को मिले। हर जगह चीजों की जो डिमांड है वो अलग अलग तरीके से है। ठीक है। जैसे हमारे यहाँ पर चाय बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। इंडिया में जो टी है वो कहते हैं ना कि हमारे लिए कुछ भी ले लो, हमसे में फर्क नहीं पड़ेगा, चाय नहीं छिननी चाहिए। बहुत से लोगों को चाय पीना बहुत पसंद होता है, ये हमारे इंडिया के अंदर है। बट ये चीजें बाहर नहीं है, बाहर के देशों में ज्यादातर कॉफी उसको प्रेफर किया जाता है। ठीक है। तो हर जगह का अपना एनवायरनमेंट है। टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, अभी जितना कुछ भी हमने पढ़ा इस सभी का सम टोटली तो है बिजनेस एनवायरनमेंट। तो बिजनेस एनवायरनमेंट इन सभी एक्सटर्नल फोर्सेस को सम अप करके बनता है जो हमारे बिजनेस के कंट्रोल से तो बाहर है लेकिन बिजनेस की परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर रहे हैं। फीचर्स क्लियर हुए? अब मैं बात कर रही थी 3 फीचर्स की जो कंफ्यूज करते हैं। अगर अनसर्टेनिटी की बात होगी तो अनसर्टेनिटी जो आप एक्चुअल में कर रहे हो उससे बियॉन्ड जाके कुछ हो रहा होगा। जैसे कि हम सभी के बिजनेसेस को बहुत ज्यादा इफेक्ट किया एक चीज ने, कोविड-19। वो एक अनप्रिडिक्टेबल इवेंट था, ये अनसर्टेनिटी है। हमने नहीं सोचा था कि इस तरीके की चीजों को भी हमें फेस करना पड़ेगा। आज मोस्टली बिजनेस, देखो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ऑनलाइन बिजनेसेस पहले नहीं थे, लेकिन बहुत सारे बिजनेसेस कोविड-19 के बाद ही ऑनलाइन हुए हैं। वो पहले सिर्फ ऑफलाइन थे लेकिन वो ऑनलाइन होना पड़ा उन्हें, क्यों? क्योंकि ऑफलाइन उनके पास जो स्कोप था, जो अपॉर्चुनिटीज थी वो खत्म हो रही थी। तो ये एक अनप्रिडिक्टेबल इवेंट हुआ। लेकिन डायनामिक का मतलब होता है कि जब आप कुछ एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस कर रहे हो लेकिन उसमें आप मॉडिफिकेशंस कर रहे हो। ठीक है। जैसे कि आप एक मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर हो या डीलर हो मोबाइल फोन के, अभी आप फिलहाल सिर्फ मोबाइल फोन्स पे डील कर रहे हो, बट आपने देखा कि जब भी कस्टमर आता है ना तो मोबाइल फोन की एक्सेसरीज भी बहुत ज्यादा मांगता है। वो चाहता है कि वो एक दुकान पे चढ़े और उसे उससे रिलेटेड सारी चीजें मिल जाए। तो ये चीजें आपने फील करी कि बाहर भी मार्केट में ऐसे कॉम्पिटिटर्स बैठ गए हैं जो मोबाइल फोन के साथ साथ सब कुछ दे रहे हैं। तो आपको अपने बिजनेस ऑपरेशंस में चेंजेस करने पड़ेंगे। तो ये डायनामिक है कि बाहर एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है इस चीज से रिलेटेड, तो हमें भी खुद को चेंज करना पड़ेगा। रिलेटिविटी रिलेशन की बात करता है, जिसमें आपका बुक का बहुत सिंपल सा एग्जांपल है कि जैसी डिमांड साड़ीज की इंडिया में है वैसी फ्रांस में आपको देखने को नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि हमारे तो कल्चर में आती है साड़ी, लेकिन उनके कल्चर का पार्ट नहीं है, वो शौक के तौर पर पहनते हैं उस चीज को। तो ये रिलेटिविटी है, यानी कि रिलेट करता है। क्लियर हो गया? ठीक है। तो फीचर्स हो गए आपको क्लियर। अब आते हैं हम इंपॉर्टेंस पे, और इंपॉर्टेंस को याद करने के लिए क्रॉपिट, जहां पर सी है कॉपिंग के लिए, आर है रिसोर्सेस के लिए, ओ है अपॉर्चुनिटीज के लिए, पी है प्लानिंग एंड पॉलिसी के लिए, आई है हमारे पास इंप्रूविंग परफॉर्मेंस के लिए, और टी है थ्रेट्स के लिए। ठीक है। सो क्रॉपिट के अंदर सबसे पहले सी की बात करें, कॉपिंग विद द रैपिड चेंजेस। अगर मुझे इस एनवायरनमेंट में सरवाइव करना है तो मुझे खुद को इसके साथ बदलना होगा।
भाई आप क्यों जो क्लाइमेट चेंजेस आ रहे हैं उसके साथ खुद को बदल रहे हो ना, उसी के हिसाब से आप रहना शुरू कर रहे हो ना। क्यों? क्योंकि हमें सरवाइव करना है इस क्लाइमेट में, तो ऐसे बिजनेस को भी तो सरवाइव करना होता है। तुम अगर सोचते रहो कि पुराने तरीके से हम अपने बिजनेस को चलाते रहे तो लंबे समय तक सरवाइव कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे। तो आपको कॉप अप करना है। कॉप अप मतलब कदम से कदम मिलाकर चलना है कि जैसे जैसे रैपिड चेंजेस आते जा रहे हैं, जैसे जैसे चेंजेस हो रहे हैं एनवायरनमेंट में, हमें खुद को चेंज करना है। क्यों? क्योंकि मार्केट कंडीशंस टर्बुलेंट हो गई हैं, यानी कि हाईली वर्सेटाइल हो गई हैं, हाईली चेंजेबल हो गई हैं और डिमांडिंग हो गए। हमारे कस्टमर्स बहुत ज्यादा डिमांड करते हैं। टेक्नोलॉजी, हर एक नया राउंड एक न्यू टेक्नोलॉजी लेकर आता है, तो उसके साथ हमें भी खुद को बदलना होगा। टैपिंग द यूजफुल रिसोर्सेज। टैपिंग का मतलब क्या होता है? गेटिंग। आप सिंपली याद कर सकते हो, गेटिंग द यूजफुल रिसोर्सेज। आपको कहां से मिल रहे हैं रिसोर्स? बिजनेस एनवायरनमेंट से। आप कहते हो हमें 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ये कहां से मिल रहे हैं? सोसाइटी से तो मिलते हैं, और सोसाइटी इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। आपको अपना आउटपुट कहां जाके बेचना होता है? सोसाइटी में जाके बेचना होता है, अपने कस्टमर्स को बेचना है। आपको रॉ मटेरियल सप्लायर दे रहा है, बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट है। आप अपना आउटपुट कस्टमर को बेचते हो, कस्टमर आपके बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट है। तो जिनके साथ आप डील कर रहे हो, आपको उनको स्टडी करना पड़ेगा। तो बिजनेस एनवायरनमेंट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से हमें अपने बिजनेस को चलाने के लिए यूजफुल रिसोर्सेज मिलते हैं। थर्ड वन इज आइडेंटिफाइंग द अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। यानी कि पहले ही अगर हमें अपॉर्चुनिटी का पता चल जाए तो हम जीत हासिल कर सकते हैं। तो अपॉर्चुनिटीज का पहली बात तो मतलब क्या होता है? अपॉर्चुनिटीज को बोला जाता है दीज आर द पॉजिटिव एक्सटर्नल ट्रेंड्स। पॉजिटिव, ये वो एक्सटर्नल ट्रेंड है जो आपकी बिजनेस परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकते हैं अगर आपने सही समय पर इसे पहचान लिया तो। कहते हैं ना कि सक्सेस उसी को मिलती है जो सही समय पर अपॉर्चुनिटी को हासिल कर लेता है। अपॉर्चुनिटी आपके दरवाजे पर आके खटखटाती नहीं है, हमें उस तक जाना पड़ता है। तो वही सक्सेस को हासिल कर पाता है जो उस अपॉर्चुनिटी को सबसे पहले ग्रास्प कर लेता है। तो यहाँ पर इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो हमारी बुक भी बताती है वो मारुति उद्योग के बारे में बताती है कि मारुति उद्योग वो पहली ऐसी कंपनी थी जिसने इंडिया के अंदर ये पहचाना कि इंडियन मार्केट्स के अंदर, मतलब इंडिया के अंदर जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज्यादा मिडिल क्लास पॉपुलेशन है और फैमिलीज होती हैं थोड़ी सी छोटी, तो स्मॉल कार्स आनी चाहिए। तो उन्होंने पहले इस चीज को आइडेंटिफाई किया। तो उस टाइम पर लीडिंग कंपनीज में थी मारुति उद्योग, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले स्मॉल कार्स यहाँ पर डिस्कवर की थी। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटीज भी मिलती है हमें बिजनेस एनवायरनमेंट से। नेक्स्ट इज प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। देखो बिजनेस बिना प्लानिंग के थोड़ी होता है, बट प्लानिंग के लिए हमें पता तो होना चाहिए कि क्या सिचुएशन है। तो क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर ना हमें ये पता चलता है कि हमारी अपॉर्चुनिटीज क्या है। जब मुझे ये पता चल रहा है कि मेरी अपॉर्चुनिटी है तो मैं उसके हिसाब से ना प्लानिंग करूंगी कि मुझे आगे क्या करना है। प्लानिंग इज थिंकिंग इन एडवांस ना, हमें पहले से सोचना होता है, स्ट्रैटेजीज बिल्डअप करनी होती है। और क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट में थ्रेट्स भी हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट में खतरे भी हैं, हमें मुझे ये भी पता चलेगा कि मेरे बिजनेस के लिए खतरे क्या है, तो उसके लिए मुझे पॉलिसी बनानी पड़ेगी। तो क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट इज अ सोर्स ऑफ बोथ द अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, तो इसकी वजह से आपको हेल्प मिलेगी इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। तो इसलिए भी स्टडी करना जरूरी है बिजनेस एनवायरनमेंट को। नेक्स्ट, इंप्रूविंग परफॉर्मेंस। जो बिजनेस कंटिन्यूअसली अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को मॉनिटर करेगा और उसके हिसाब से अपने आप को बदलता रहेगा, वही लंबे समय तक मार्केट में टिक पाएगा और अपनी बिजनेस परफॉर्मेंस को रेगुलरली कंटिन्यूअसली इंप्रूव कर पाएगा। तो अगर आप चाहते हो अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना तो देखते रहो आसपास क्या हो रहा है, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, लास्ट वन इज आइडेंटिफाइंग द थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल। ये आपको खतरे की घंटी बजा के दे देता है कि खतरा आ रहा है। खतरा कैसा? लाइक कॉम्पिटिटर्स एंटर कर रहे हैं मार्केट के अंदर, या गवर्नमेंट कुछ आपके बिजनेस से रिलेटेड कोई डिसीजन लेने वाली है, तो आपको रेडी हो जाना है कि अगर ऐसा कुछ होने वाला है तो हमारे लिए वार्निंग सिग्नल है ये। अब हमें सोच लेना है कि हमें क्या करने की जरूरत है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर ये सारी चीजें हैं, इसलिए आपको इसको स्टडी करना होता है। ठीक है, क्लियर हो गया? नेक्स्ट है हमारे पास अब डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। हमारे पास 5 डायमेंशंस हैं। लीगल पेस्ट, जहां पर लीगल तो लीगल एनवायरनमेंट ही है, पी से है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, ई है इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, एस है हमारे पास सोशल एनवायरनमेंट और टी है हमारे पास टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमेशा ही
केस स्टडी में पूछा गया है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो 1 नंबर के एमसीक्यू के केस स्टडी में से भी आ सकता है और इसकी केस स्टडी 3 नंबर की बन सकती है, ठीक है। इससे ज्यादा का ये टॉपिक नहीं आता है और ना ही अब तक पूछा गया है। लाइकवाइज ये भी एक ऐसा टॉपिक है, फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, जो ज्यादातर केस स्टडी में ही पूछे जाते हैं, ठीक है। बट हाँ, जो इंपॉर्टेंस वाला टॉपिक है ये आपसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि इंपॉर्टेंस एक्सप्लेन करो, ठीक है। केस स्टडी यहां से मैंने अब तक बहुत कम देखी है। तो सबसे पहले बात करते हैं लीगल एनवायरनमेंट की। लीगल एनवायरनमेंट के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? लीगल एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स होते हैं कि जब भी कभी भी कोई लॉ पास किया जाता है, चाहे वो हमारी स्टेट गवर्नमेंट बनाए, चाहे कोई सेंट्रल गवर्नमेंट बनाए, लोकल गवर्नमेंट बनाए, यानी कि जो लोकल अथॉरिटीज होती हैं, अगर वो भी कोई एक्ट पास करती है या वो भी कोई अगर नियम कानून पास करती है तो वो भी हमें फॉलो करना होता है, ठीक है। जैसे कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, एक एक्ट है ना, एक लॉ की बात हो रही है ना, तो वो लीगल एनवायरनमेंट का पार्ट है। गवर्नमेंट ने बैन कर दिए हैं पॉलिथीन बैग्स को, एक कानून पास किया गया ना कि गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर पास कर दिया कि अब से पॉलिथीन बैग्स यूज नहीं किए जाएंगे, तो लीगल एनवायरनमेंट का पार्ट है। अगर क्रैकर्स पे बैन लगा दिया गया है उनकी सेल पर, उनकी मैन्युफैक्चरिंग पर, उनकी सेल पर, तो ये लीगल एनवायरनमेंट का पार्ट है। तो जब भी कोई आपके बिजनेस से रिलेटेड कोई नियम और कानून पास किया जाता है तो वो हमारे लीगल एनवायरनमेंट का पार्ट होता है, यानी कि कोई भी अगर लेजिस्लेशंस है से रिलेटेड कोई बात है तो वो लीगल एनवायरनमेंट है, ठीक है। एक कंफ्यूजन होता है लीगल और पॉलिटिकल में, क्योंकि यहां पे भी मैं कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के बारे में बोल रही हूँ और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट तो होता ही गवर्नमेंट के बारे में है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा एक फर्क है, लीगल एनवायरनमेंट में हमेशा कहीं ना कहीं कोई लॉ होगा, कोई ऑर्डर होगा, कुछ इंस्ट्रक्शन होंगी हमारे गवर्नमेंट की तरफ से, कोर्ट की तरफ से। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अंदर हम लोग कहते हैं कि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट अफेक्ट होता है बाय द एटीट्यूड ऑफ आवर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, कि उनका हमारे बिजनेस के टुवर्ड्स कैसा एटीट्यूड है, पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे कि इकोनॉमिक रिफॉर्म से पहले जो हमारी एलपीजी पॉलिसी आई थी 1991 में, उससे पहले हम ये कहते थे कि जो गवर्नमेंट है ना उसका बिजनेसेस के टुवर्ड्स एक नेगेटिव एटीट्यूड था। क्यों? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन अलाउड नहीं था, लिबरलाइजेशन नहीं थी, तो बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी बिजनेसेस के ऊपर। प्राइवेट सेक्टर को तो अलाउड ही नहीं करते थे, और जिन एरियाज में प्राइवेट सेक्टर को अलाउड भी किया हुआ था वहां उसको परमिशन लेनी पड़ती थी। लेकिन एलपीजी की पॉलिसी के बाद हम ये कहते हैं कि हमारी इकोनॉमी ओपन अप हुई, जिसकी वजह से हमें देखने को मिला कि गवर्नमेंट का एक पॉजिटिव एटीट्यूड आया, गवर्नमेंट का एक पॉजिटिव एटीट्यूड आया, ठीक है। तो ये पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का पार्ट है। दूसरा, जिस कंट्री की पॉलिटिकल कंडीशन स्टेबल होती है वहां की कंट्री का एनवायरनमेंट एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट को रिफ्लेक्ट करता है। ऐसी कंट्री के अंदर इन्वेस्टर्स पैसा लगाना चाहेंगे। आप यूक्रेन में पैसा लगाना चाहेंगे? क्यों? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। वहीं पे अगर आप अमेरिका में पैसा लगाने की बात कहूं तो आप लगाओगे, क्यों? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। तो किसी कंट्री की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इनस्टेबिलिटी भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है वहां पे काम करने वाले बिजनेस की परफॉर्मेंसेस पे, ठीक है। तो कहीं पे भी अगर इनस्टेबल एनवायरनमेंट दिखता है तो वहां की बिजनेस परफॉर्मेंस खराब हो जाती है। नेक्स्ट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, वो सारे कंपोनेंट्स जो इकोनॉमी को अफेक्ट करते हैं, जो हमारे इकोनॉमी से जुड़े हैं, जैसे कि जीडीपी, हमारी कंट्री की जीडीपी, स्टॉक मार्केट की कंडीशन, वैल्यू ऑफ अ रुपी, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, ये सारे वो सारे कंपोनेंट हैं जो इकोनॉमी से रिलेटेड है। जैसे अगर कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन आता है, महंगाई आती है, अब एक मैन्युफैक्चरर है, वो रॉ मटेरियल जो पहले 20,000 रुपए में खरीद लेता था, आज वही रॉ मटेरियल उसको 25,000 रुपए में मिल रहा है। उसका बिजनेस पे फर्क पड़ा या नहीं पड़ा? पड़ा ना, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई अचानक से। तो यहाँ पर ये ऐसे फैक्टर्स होंगे जो चेंजेस तो इकोनॉमी में हो रहा है लेकिन उसका फर्क हमारे बिजनेस की परफॉर्मेंस पर भी होगा। बैंक ने अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट सस्ते कर दिए होम लोन्स के लिए, होम लोन सस्ते हो गए तो किस चीज की डिमांड बढ़ेगी? होम लोन्स की। और जैसी होम लोन की डिमांड बढ़ेगी ना, घरों की डिमांड भी बढ़ेगी, कंस्ट्रक्शन वालों का काम भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो हुआ ना हमारी इकोनॉमी में एक इम्पैक्ट इसका। नेक्स्ट, सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट जुड़ा होता है हमारे ट्रेडिशन, हमारे कल्चर, हमारे सोशल ट्रेंड से और हमारे यहाँ की सोशल कुछ पॉलिसीज से। जैसे कि फेस्टिवल्स का टाइम जब भी आता है तो उस टाइम पे उस फेस्टिवल के अंदर जो चीजें इस्तेमाल की जाती है ना, उन चीजों की अचानक से डिमांड बढ़ जाती है।
उसके अलावा यहाँ पर मैं अगर सोशल ट्रेंड्स की बात करूं कि जब भी सोसाइटी में कोई एक ट्रेंड आता है तो उस ट्रेंड से रिलेटेड जो चीजें होती है उन सब चीजों की भी डिमांड बढ़ जाती है। कहीं ना कहीं यहाँ पर हमारे कुछ मॉरल वैल्यूज को भी यहाँ पर इंक्लूड किया जाता है। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। यहाँ पर हम सोशल इक्वालिटी की भी बात करते हैं, जहां पर हम मैन और वुमेन की बात करते हैं, ठीक है, जैसे कि रेलवेज में रिजर्वेशन वगैरह होना, ठीक है, ये सब चीजें। तो सोशल एनवायरनमेंट जुड़ा है हमारे उन सभी सोशल ट्रेंड, हमारे जो रिचुअल्स हैं, जो ट्रेडिशन है, जो कल्चर से रिलेटेड चीजें हैं, उन सभी की वजह से बिजनेस परफॉर्मेंस का चेंज हो जाना। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल क्या दिया, फेस्टिवल्स के टाइम पे कुछ पर्टिकुलर चीजों की डिमांड का बढ़ जाना, सोशल ट्रेंड आ जाने की वजह से। अभी मैंने इंटररिलेटेड में भी तो बताया था ना, जिम सोशल ट्रेंड आ रहा है आजकल। मैं देख रही हूँ 8th क्लास वाले बच्चे भी आजकल जिम जा रहे होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, सोशल ट्रेंड आ गया, फिटनेस, लोगों के अंदर बहुत ज्यादा फिटनेस फ्रीक होने का एक ट्रेंड आ गया है, तो उस वजह से उनसे रिलेटेड चीजें बढ़ गई हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट सबसे इजी होता है, सबसे इजी होता है इसको पहचानना। जहां कोई भी इन्वेंशन की बात हो रही हो, कोई टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की बात हो रही हो, कोई इनोवेशन की बात हो रही है, वो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है। यानी कि टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट बताता है न्यू मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट, कि आपको नए नए मेथड्स के बारे में पता चल रहा है, या फिर जरूरी नहीं है सिर्फ प्रोडक्शन से रिलेटेड, अपने बिजनेस को ऑपरेट करने से रिलेटेड भी अगर आपको कुछ दिख रहा है उसके अंदर, तो वो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है। जैसे आज अगर तुम्हें एयर ट्रांसपोर्ट यूज करना है, अगर आपको जाना है कहीं बाय एयर, तो उसके टिकट खरीदने के लिए एयरपोर्ट जाते हो क्या? ऑनलाइन खुद बुक कर लेते हो ना। बट आज से कुछ साल पहले ऐसा हो सकता था क्या? नहीं। मूवी देखनी है, मुझे ये जानना है कौन से पीवीआर में कौन सी मूवी लगी हुई है, कितने का शो है और कहाँ हमारी टिकट बुक हो रही है, इवन यहाँ तक भी मुझे अगर जानना है तो कैसे जान पाते हो? वहां विजिट करके आते हो? खुद ही घर से ऑनलाइन उसको बुक कर लेते हो ना। अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल घर बैठे बुक कर पा रहे हो ना। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आप आज घर बैठे कर पा रहे हो। क्यों? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो चुका है। तो ये सारा किस चीज का पार्ट है? टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का, ठीक है। यहां तक क्लियर? अब एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक, ये कभी भी बहुत ज्यादा हाई मार्क्स में तो नहीं आएगा, बट स्टिल 1 मार्क्स में एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए। जो आपके मेन टॉपिक थे वो स्टार्टिंग के 3 थे। तो डीमोनेटाइजेशन, सबसे पहले तो उसकी डेट आपको याद रखनी है। डीमोनेटाइजेशन कब हुआ था? 8 नवंबर 2016 जी। सो डीमोनेटाइजेशन के सबसे पहले तो आपको डेट ध्यान रखनी है, 8 नवंबर 2016। उसके बाद इसके फीचर्स क्या हैं? पहली बात तो डीमोनेटाइजेशन था क्या? डीमोनेटाइजेशन के अंदर हमारे 2 हाई डिनोमिनेशन के नोट्स को नॉन लीगल टेंडर डिक्लेयर कर दिया गया था। वो हाई डिनोमिनेशन के नोट्स कौन कौन से थे? 500, मतलब उस टाइम पे जो 500 के नोट चल रहे थे, और 1000 का नोट तो बिल्कुल ही बंद कर दिया गया। 500 के नोट को तो रिप्लेस किया गया बेसिकली नए नोट के साथ, बट हाँ जो पहले वाले नोट चल रहे थे अब वो यूज तो नहीं किए जा सकते, तो उसको नॉन लीगल टेंडर बोला गया। नॉन लीगल टेंडर मतलब ऐसी करेंसी जिसको गवर्नमेंट क्या कर देती है? खारिज कर देती है, यानी कि उसको लॉ सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। फीचर्स क्या हैं अब इसके? क्यों हम मतलब डिमोनेटाइजेशन हमें लाना पड़ा? सबसे पहले उसका फायदा क्या हुआ? टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर था। बहुत ज्यादा चोरी हो रही थी, टैक्स इवेशन बहुत ज्यादा हो रहा था, ब्लैक मनी बहुत ज्यादा आ रही थी, तो हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए था जिससे हम ये पता लगा सके कि किस तरीके से हम टैक्स को एडमिनिस्टर कर पाएंगे। हमें एक सिस्टम की जरूरत थी, हमें एक मेजरमेंट करने की जरूरत थी, तो उसके लिए डिमोनेटाइजेशन आया। सेकेंड, नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ टैक्स इवेशन। अब इसकी वजह से टैक्स की चोरी नहीं हो पा रही थी। क्यों? क्योंकि हमने बोल ही दिया था कि अगर आपको अपने मतलब अगर आप चाहते हो कि आपकी जो करेंसी है वो आप यूज कर पाओ, तो आपको बैंक में डिपॉजिट करा के उसको कन्वर्ट करवाना पड़ेगा, बैंक में डिपॉजिट करना पड़ेगा आपको उसको। अब जिनके पास 2 नंबर का पैसा था वो बेचारे कैसे जाके जमा कराएं? तो लोगों ने उसके भी कुछ तरीके निकाले थे, बट स्टिल बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके पास बहुत ही अंधा पैसा था, नहीं कर पाए कन्वर्ट, तो उनके पैसे वो खराब हो गए, क्योंकि उन्हें टैक्स भरना नहीं था। भाई या तो टैक्स भरो या अपने पैसों को बस एक पीस ऑफ पेपर बना के छोड़ दो। चैनलाइजेशन ऑफ सेविंग इनटू द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। जो लोग अपने घर में तिजोरियों में रख के बैठे थे ना, पैसा जो दबा के बैठे थे, वो पैसा हमारे फाइनेंशियल सेक्टर में नहीं आ रहा था। मोटिव तो यही था कि वो पैसा उठ के बैंकों में अगर जमा होगा, बैंक्स में अगर हम उस पैसे को जमा कराएंगे, तो वो हमारी इकोनॉमिक सिस्टम में सर्कुलेट होगा ना, मनी सप्लाई बढ़ेगी, और जितनी ज्यादा मनी सप्लाई बढ़ेगी हमारे देश का डेवलपमेंट होगा, भाई कंट्री का डेवलपमेंट होगा। तो यहाँ पर उनका यही मोटिव था कि लोगों ने जो पैसा अपने घरों में रख रखा है वो निकल कर आए, हमारे फाइनेंशियल सिस्टम में आए, ताकि उनकी उस सेविंग्स को हम यूटिलाइज कर सके अपने इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर, ठीक है।
उसके अलावा क्रिएट अ कैश लाइट इकोनॉमी, ये डिजिटलाइजेशन आया, ठीक है, कैशलेस इकोनॉमी हम अपनी इकोनॉमी को कहना चाह रहे थे कि यहाँ पर कैश का जो यूसेज था वो बहुत कम हुआ उस टाइम पे, और आज भी बहुत सारे ऐसे लोग जो पहले नहीं यूज करते थे ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम को, आज वो यूज करते हैं। आज आप देखो, जो आपकी गली के बाहर कोई स्टॉल लगाकर भी अगर खड़ा है, कोई जूस का एक वो रेडी लेकर भी खड़ा है, तो वो भी आज आपसे आपको स्कैनर दे देता है, तो वो भी इस्तेमाल कर रहा है ना। तो कैशलेस इकोनॉमी की तरफ आज के टाइम पे हम बढ़ रहे हैं, ठीक है। ये तो हुए इसके फीचर्स। इम्पैक्ट क्या हुआ, क्या फर्क पड़ा? पहला, कैश ट्रांजैक्शन कम हुई, बैंक डिपॉजिट बढ़ गई, फाइनेंशियल सेविंग्स बढ़ने लग गई, बट रियल एस्टेट के प्राइस घट गए। क्यों? क्योंकि ऐसी जगहों पे जो पेमेंट होती थी ना, वो हाई डिनोमिनेशन नोट्स में ही की जाती थी, और वही आपने बंद कर दिया उस टाइम पे। तो इस वजह से रियल एस्टेट्स की प्राइसेस क्या हो गई थी उस टाइम पे? कम हो गई थी। टैक्स कलेक्शन बढ़ गया था, ऑब्वियसली यही तो हमारा मेन पर्पस था, ठीक है। तो बस यही है हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट, बहुत छोटा सा चैप्टर है।